नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटीबीटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है। और उसके बाद में हम आपके जो अन्य सब्जेक्ट जो होंगे उससे जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम करेंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है विस्मृति से। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने के त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या श्रवण करने में ध्यान देना। अब ये विस्मृति होती क्या है? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पाठ की पुनरावृत्ति, इसको कहा गया है। तो पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलडॉर्ड के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना था। तो जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं गेलडॉर्ड, ये वाले गेलडॉर्ड, तो जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने विस्मरण को एक नकारात्मक प्रकार माना था। तो इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही ध्यान को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। किस चीज़ को भूलना कह सकते हैं आप। तो थोड़ा सा हम जो विस्मृति स्मृति क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। अब स्मृति जो एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, स्मृति भी कह देते हैं, विस्मृति भी। स्मृति मतलब याद रखना, विस्मृति भूलना। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है। जब हम किसी वस्तु को छूते, देखते, सुनते या फिर सूंघते हैं, तब ज्ञान वाहक तंतु उस अनुभव को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं और ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है, जिसे छाप कहते हैं। और यह छाप वास्तव में उस अनुभव की स्मृति चिन्ह होती है। यह अनुभव कुछ समय तक तो चेतन मन में रहता है, किंतु बाद में यह अचेतन मन में चला जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। उस अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को हम स्मृति कहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसे आप याद रखते हैं लेकिन वो भूल जाती है और आप दोबारा से उसको श्रवण करते हैं, वो याद आ जाती है। तो इसलिए स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभव को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर असली वर्तमान चेतना में ले आता है। स्मृति की परिभाषा आपके एग्जाम में आ जाती है, जो पूछी जाती है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो स्मृति की परिभाषा दी गई है, जैसे ये मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। विलियम जो मैकडूगल है, इनके शब्दों में स्मृति से तात्पर्य है अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत कालीन अनुभव है। हिलगार्ड जो हुए हैं, इनके मत के अनुसार स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। टीपी जो नन है, इनके अनुसार हमारे अनुभव को संचित करके रखने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है तब हम उसे स्मृति कहते हैं। रायबॉर्न के अनुसार अपने अनुभव को संचित रखने और उनको प्राप्त करने की कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति है उसे ही हम स्मृति कहते हैं। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। स्मृति के अंग या स्मरण की प्रक्रिया या फिर जो तत्वों की अगर हम बात करें तो स्मृति एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति प्रक्रिया के 4 अंग माने गए थे, जिसमें सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान, इनको माना गया था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये स्मृति विस्मृति के बारे में है। और ये विस्मृति जो है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय स्मृति, एक तो होगी सक्रिय स्मृति, और दूसरे वाली होगी निष्क्रिय स्मृति। सक्रिय और निष्क्रिय स्मृति।
तो सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति होती है। मतलब जो बात आप याद करते हैं लेकिन वो आपकी याद नहीं आती है तो उसे कह देते हैं। इस विस्मृति के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? बाधा, कोई दमन, अनाभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की कुछ दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग। तो ये कुछ यहाँ पर वस्तुएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप याद नहीं रख सकते हैं, तो स्मरण न करने की इच्छा भी इसमें आ जाती है, तो इसे कह देते हैं विस्मृति भूलना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, संवेदना, विस्मृति या फिर स्मृति, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा विस्मृति। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य लिया गया है भूलने से, मतलब जो आप बात याद नहीं रख सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इन निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित, विचार साहचर्य, दोनों, कोई सी भी नहीं। तो स्मरण करने की विधि है, अब स्मरण करने की विधि है कौन सी? ये वाली, तो जिसमें दोनों ही आ जाएंगी, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो स्मृति जब से संबंधित नहीं है, पहचान, धारण, पुनः स्मरण या फिर अनुभूति। तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है? ये वाला, अनुभूति। तो पहचान, धारण और पुनः स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है, जबकि अनुभूति विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन था मैकडूगल, रोस, वुडवर्थ या फिर देवर का। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था ऊपर, तो ये किन का था? तो ये था वुडवर्थ का। स्मृति मतलब बुद्धि, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषता में शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी है। तो अच्छी स्मृति की जो विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पर इन सभी को ही इसके अंतर्गत माना जाता है, जिसमें शीघ्र जल्दी से याद करना, शीघ्र पहचान करना, अच्छी धारणा, सारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाएगा? जिसमें प्रत्याहन, तार्किक पहचान या पुनः सीखना विधि। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में दी गई है, तार्किक विधि। स्मृति जब वह भंडारण है जहाँ पर पूर्व की विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, जिसमें धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या फिर तर्क करना। किन के अनुसार? जो वुडवर्थ है इनके अनुसार एक नहीं है, कौन सा? ये वाला, तर्क करना। तो स्मरण से तात्पर्य है पूर्व सीखे गए विषय या पाठों को चेतना में लाने में होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 4 तरह की जो उपक्रियाएं होती हैं, जिसमें सीखना, चारण करना, प्रत्याहन और पहचान करना, तो ये आ जाती हैं इसमें। तो ये तर्क करना जो इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। कल्पना, विस्मृति, स्मृति या फिर ध्यान है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, तो उसे कह देते हैं हम भूलना, मतलब विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समघनन सिद्धांत, इसका संबंध है अधिगम से, स्मृति से, अभिप्रेरणा से या सृजनात्मकता से।
समघनन सिद्धांत का संबंध है। तो किससे है इसका संबंध? स्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो यहाँ पर अधिगम में कौन सा यहाँ पर स्वतंत्रता जो है इसमें देगा? तो इसमें संरचनावाद है, क्रियाशीलतावाद है और व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। कौन सा मतलब है इसमें? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। कौन सा है? ऑप्शन डी वाला, ये वाला सृजनशीलतावाद। तो ये अधिगमकर्ता को नए विचार या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का भरपूर अवसर देता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, मौलिकता, मितव्ययिता, प्रवाह या फिर उपयोगिता। तो सृजनात्मकता जो है इससे संबंधित नहीं है। कौन से वाला? ये वाला, मितव्ययिता। तो ये इससे संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता से जो तात्पर्य दिया गया है, नए विचार या उत्पाद का उत्पन्न होना, जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। तो मितव्ययिता जो है ये सृजनात्मकता का गुण नहीं है। नेक्स्ट है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो ये कथन है यहाँ पर क्रो एम क्रो का, रोस, जेम्स टेवर या फिर स्किनर का। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, क्रो एम क्रो से। तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे उच्च होंगे। किस चीज में उच्च होंगे? उपक्रम। किस में होंगे? तो ये होंगे सृजनशीलता में। नेक्स्ट है, दिए हुए प्राप्त अंकों के समूह में जो प्राप्त अंक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको कहा जाता है। तो जो सबसे बार आएगा उसको क्या कहा जाएगा? उसे हम बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन क्या कहेंगे? और उसको कहा जाता है बहुलक। तो बहुलांक या फिर बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यमिक और बहुलक ये आते हैं। तो प्राप्त अंकों में जिस प्राप्त अंक की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी तो वही बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको हम स्तंभ आकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र क्या कहेंगे? सांख्यिकी की वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? और उसको कहेगा स्तंभ आकृति। स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे स्तंभ आकृति, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो इसमें प्रसार क्षेत्र है, माध्यमिक है, औसत विचलन या मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। अब कौन से वाला माप है? तो ये माना गया है माध्यमिक आंकड़ा, जिसके द्वारा स्कोर की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। तो इसमें माध्य, माध्यमिक और बहुलक ये वाले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहेंगे। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को, तो इसे हम प्रमाणिक विचलन, केंद्रवर्ती प्रमाप, सहसंबंधीय प्रतिनिधि या समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान, तो इसे हम क्या कहेंगे? और इसमें देखें तो इसे कहा जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। नेक्स्ट है, प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होंगे। मध्यमान, मध्यांक या बहुलक मानक विचलन क्या कहा जाएगा? प्राप्त अंकों के समूह का वह विचलन जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? और उसे कहा जाएगा मध्यांक। मतलब बीच का कैसे निकाला जाता है? मध्यांक। तो ऐसे निकालते हैं, मध्यांक बराबर n/2।
ध्रुवपद। तो ऐसे निकालते हैं हम। तो ये प्राप्त अंक जो है इनको समूह को जो आरोही या फिर अवरोही क्रम में हम रखने पर समूह के मध्य बिंदु को मध्यांक निकालते हैं। और ये समूह में प्राप्त अंकों की संख्या n के द्वारा हम मापते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि। आकृति है स्तंभ आकृति, गुंफा अक्षर आकृति या सब लिखित आकृति है। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है और इसको कहा जाता है ये वाली स्तंभ आकृति। जैसे पाई चार्ट हो गया, वेन आरेख, वेन आरेख, स्तंभ आकृति। अगला क्वेश्चन है निम्न अंक के 7 छात्रों के अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो माध्य का जब हम इसी में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पहले से इसे हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो कैसे होंगे इसमें? जो सबसे छोटा वो पहले आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे 23, 36, फिर उसके बाद 38, फिर बड़ा इससे 40, फिर इससे बड़ा 50, इससे बड़ा 51, इससे बड़ा 54। फिर माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? n+1/2 ये वाला। तो ये हम क्या करेंगे? कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 आए। तो 7 प्लस में 1/2। तो क्या हो जाएगा? 8/2 बराबर 4। तो फिर 1 2 3 4, चौथा कौन सा है? 40। तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो कौन से आ जाएंगे फिर यहाँ पर इसमें? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या रहेगा? ये वाला सक्रिय सहभागिता का। तो सफल शिक्षण की प्रक्रिया वही होगी जिसमें समय समय पर शिक्षण छात्र संवाद होता है, नहीं तो फिर शिक्षण कार्य क्या हो? नीरस हो जाएगा और छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। तो छात्रों की भागीदारी होना जरूरी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो आंतरिक प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं आंतरिक प्रेरणा अपने बच्चे को? तो ये ऑप्शन डी वाले, ये वाले। तो विज्ञान विषय में अच्छे अंक आने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। तो किसी कार्य या फिर परिणाम के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर बच्चे के नंबर अच्छे आ गए तो उसकी क्या है? प्रशंसा करनी, ताकि वो दोबारा से अच्छा काम करे और अच्छे नंबर लेकर आए। नेक्स्ट है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए विषय को, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो उसके लिए क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए? किसी शिक्षक को लगता है कि उसका एक शिक्षक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था लेकिन अब उसमें स्थिरता आ गई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है कि सीखने की प्रक्रिया की यह स्वाभाविक स्थिति होगी। सीखने की जो प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है। क्या है? सतत वो चलती रहती है और इस प्रक्रिया में कभी मंदता आती है तो कभी तीव्रता। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आ जाती है जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो क्या करना होगा उसे? तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, मतलब उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो बालक की प्रवृत्ति उसकी संगति से होती है, इसलिए यदि किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो उस बालक की संगत में रहने वाले सभी बालकों को सामूहिक रूप से प्रवृत्तियों में बदलाव का प्रयास किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर बालक पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्रीय विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में व्याख्यान विधि द्वारा क्रियात्मकता के साथ शिक्षण में कोई सभी नहीं। तो जिन विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है तो उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट आ जाता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक जो प्रभावशाली उपाय है वो इनमें कौन सा हो सकता है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक जो प्रभावशाली उपाय कौन सा हो सकता है? और प्रभावशाली उपाय की बात करें तो ऑप्शन बी वाला, रोचक और व्यवहारिक जो है यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? और श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य, या कोई सा भी नहीं, तो किसके अंतर्गत हो सकता है? और श्यामपट्ट जो आ जाएगा दृश्य के अंतर्गत, क्योंकि वो तो सिर्फ दिखाई देता है, उसमें वीडियो तो चलती नहीं है। तो वो वीडियो चलाने के लिए प्रोजेक्टर होगा जो दृश्य श्रव्य दोनों के अंतर्गत आता है। तो श्यामपट्ट जो है, श्यामपट्ट हो गया मतलब ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल, तो ये सारे दृश्य साधन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, या ये सभी? तो शिक्षण कुशलता जो से संबंधित है। अब शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन सा है? तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। श्यामपट्ट भी है, जैसे ब्लैक बोर्ड, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण, प्रतिपुष्टि, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उन्हें क्या किया जाना चाहिए? तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे उसको समाधान कर दे, और छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे और अधिगम जो बिना अवरोध के लगातार रूप में होता रहे। नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था टीपी नन्ने, फ्रोवेल, स्पेंसर या मोंटेसरी ने। अब ये किंडरगार्टन जो पद्धति है इसका प्रतिपादन किया था, अब किन के द्वारा किया गया था इसका प्रतिपादन?
किंडरगार्टन के लिए जो जाने जाते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। कौन है? तो फ्रोबेल है। तो जर्मनी में खोला था इन्होंने पहला ये किंडरगार्टन स्कूल कह सकते हैं आप, 1840 में। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा। तो जो फ्रोबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह है, जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे और स्वस्थ बनते हैं। तो इसी तरह से बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विकास होता है। तो किंडरगार्टन जो पद्धति थी ये फ्रोबेल की थी। मोंटेसरी जैन की जो मोंटेसरी, इनकी मोंटेसरी विधि थी। नेक्स्ट आ जाता है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप बच्चे की उपेक्षा करने लग जाएंगे। अभिभावकों को लिखेंगे, आपसे उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो कौन सा काम आप करेंगे यहाँ पर? अगर अभिभावक नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, तो आप स्वयं मिलने उनसे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि में परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता कौन सी है? तो ये ली गई है ऑप्शन डी से कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक से अधिक परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं उन्हें छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छे करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक से अधिक परामर्श दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है परामर्श? तो ये दिया जाएगा जो ऑप्शन डी में है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। नेक्स्ट है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में या फिर अभ्यास पुस्तिका में। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो स्वतंत्र अध्ययन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ये उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए रहेगा ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो बुद्धिमान छात्र जो उसको अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक के द्वारा उसे समय समय पर निर्देश देना चाहिए ताकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य करना उचित लगे। तो ऑप्शन सी जो इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, चेतना देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण उन्हें बताएंगे। तो यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें उन्हें बतलाएंगे। नेक्स्ट है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसको कहा जाता है तार्किक रूप से सोचना जिसमें शुरू करेगा।
संवेदना, औपचारिक, मूर्त या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और जिन पियाजे जब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चार चरण, चार अवस्थाएं बतलाई थी। सबसे पहले संवेदना अवस्था कह सकते हैं आप, उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक थी, तीसरे पे मूर्त थी और चौथे फिर थी औपचारिक। तो इसमें बच्चा जो है किसी वस्तु में घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना कौन सी अवस्था में शुरू करेगा, ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, 7 से 11 वर्ष की यह अवस्था मानी गई है। तो ये जो अवस्था है इसमें बच्चा जो है वो किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। और ये जो अवस्था इसमें बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क और एकाग्रचित इन गुणों का विकास भी हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, कोलबर्ग, स्किनर, एरिक्सन या जीन पियाजे के द्वारा। तो जैसे के ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने यहाँ पर बात की थी जीन पियाजे के द्वारा जो 4 जो चरण हैं उनके बारे में बतलाया गया है। तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। जिसमें संवेदी अवस्था हमने पढ़ी थी अभी 0 से 2 वाली, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पढ़ी थी हमने 2 से 7 वाली, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था पढ़ी 7 से 11, और औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था हमने पढ़ी 11 से आगे की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, निषेध वाली, अग्रज क्रिया वाली, संवेदनात्मक या उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए? अग्रज क्रिया के रूप में। तो अल्प जो वयस्क बच्चे हैं इनके अधिगम में अभिभावकों की भूमिका जो अग्रज क्रिया होनी चाहिए, ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न हो। और इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, घर पे या ऑडिटोरियम में। और सबसे रहेगा इसमें बी वाला, विद्यालय और कक्षा में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसको अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है शाब्दिक का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो रुचि बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो बीच बीच में क्या है, अगर लेसन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से जो सवाल भी पूछने चाहिए, ताकि पता लगता रहे कि बच्चे का ध्यान भी है पढ़ने में या फिर वो खिड़की से बाहर ही देख रहा है। तो बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन जो जरूर पूछने चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? शारीरिक रूप से संगत बनाने के लिए, शिक्षकों का काम आसान करने के लिए, समय बिताने में सहायक होगा या सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। तो खेलना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे संतुलन का भी विकास होगा, सहयोग और संतुलन का। क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता, संयोजन, सहभागिता, तो इनका भी उन्हें पता लगेगा। नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक, औपचारिक, गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार जो है यहाँ पर किसका माना गया है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माना गया है अनौपचारिक शिक्षा का, क्योंकि परिवार क्या है, वही बच्चे का सबसे पहला स्कूल है, विद्यालय है। तो माता पिता ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक हैं
और इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है और इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है, और ये कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव करके। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, आत्मगौरव की अनुभूति, उनकी अत्यधिक प्रशंसा, गतिविधि आधारित शिक्षा, अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? जो ऑप्शन सी में आई है, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट आ जाता है, एक शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, अनुशासन बनाए रखने का, समयानुवर्ती होना, कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो भी कुछ पूछते हैं, उनकी समस्या है, उसको दूर करना। नेक्स्ट है, आप अतिक्रिया बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और कड़ी नज़र रखेंगे। कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। श्यामपट आदि साफ करने का काम दे देंगे, या कोई शक नहीं? तो कौन सा सही है इसमें? अतिक्रिया बालक को कैसे आप लाइन पर लेकर आएंगे, सही दिशा में से लगाएंगे? तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें माना गया है, मतलब कोई सा भी नहीं। तो उन्हें ज़्यादा निर्देशन की जरूरत होती है, न कि ये सारे काम करवाने वाले। तो ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना, वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है? अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर माना गया है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास में शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके बाद आ जाते हैं मैं आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है। वचन से ये क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से छाया शब्द जो है इसका बहुवचन कौन सा होगा? अब छाया का बहुवचन बताना अपने कौन सा होता है। छाया का जो बहुवचन है वो हमेशा छाया ही रहता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। एक वचन है। अब एक वचन कौन सा है इसमें? अब एक वचन है ये वाला, कल बहुत वर्षा हुई थी। तो इसमें वर्षा एक वचन है। तो वर्षा, पानी, सोना, ये एक वचन ही होते हैं। जबकि प्राण, दर्शन, आंसू, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। तो कुछ एक वचन भी हैं जिसमें अगर हम ये बाद में गण लगा दें तो बहुवचन में हो जाता है, मित्रगण, अध्यापक। तो यहाँ पर एक वचन जाइए, ऑप्शन सी वाला था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता या कोटी। तो कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में एक जैसा रहेगा? अब एक जैसा कौन सा रहेगा इसमें? ये वाला, सरसों। नेक्स्ट आ जाता है, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा? होठ, सूरज, पानी या सोना। तो कौन सा है यहाँ पर जिसका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन में ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में है, होठ, तो ये होगा हमेशा बहुवचन में।
नेक्स्ट आ जाता है, आजकल भारत की जनता भी अधिक अधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द द्विवचन, बहुवचन, एकवचन क्या है? अब इसमें जो यहाँ पर माना गया है एक वचन, तो जनता मतलब आम नागरिक। नेक्स्ट है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में रूप होगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो उर्दू शब्द है सौदा, इसका बहुवचन होगा कौन सा? उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में माँ का बहुवचन कौन सा होगा? माँ। अब इसका बहुवचन होता है इनमें कौन सा? ये वाला, माँ को हम कह देते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में वचन कितने हैं? तो दो है, एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट है, मैं चलती थी में, जो माँ है बहुवचन होगा इसका, जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, तो कौन सा हो जाएगा इसका? हम। नेक्स्ट है, इकारांत शब्द, संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? दीर्घ इकारांत संज्ञा शब्दों को अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं। दीर्घ ई को हर्षव करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ई जो है बड़ी ई या दीर्घ ई कह सकते हैं आप, तो इसको हर्षव करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो ई कारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय हम कैसे बनाएंगे? तो ये वाला हो जाएगा इसमें, दीर्घ ई को हर्षव करके अंतिम स्वर के बाद या हम लगा देते हैं। जैसे मिठाई है, मिठाई, मीठा, ये वाला है, तो इसका बनाएंगे, क्या बनेगा? ऐसे बनता है, मीठा ई या, मिठाइयाँ। तो इकारांत, दीर्घ इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन करते समय दीर्घ ई को हर्षव करके, दीर्घ ई को हर्षव मतलब छोटी ई करके अंतिम स्वर के बाद हम यहाँ लगा देते हैं। टोपी, टोपियाँ, ऐसे। नेक्स्ट है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू के। तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये जो है प्रत्यय शब्द का हम जिसमें हिंदी भाषा के जो प्रत्यय वो लगाए जाते हैं इसमें हिंदी भाषा में, तो प्रत्यय जो शब्द किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, और इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाएंगे। जैसे दवा खाना, मालदा, मालदा, और बागवान, बागवान। अगला क्वेश्चन है, कथा का बहुवचन होगा कौन सा होगा? कथा का बहुवचन ये वाला होगा, कथा, कथाएं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना, छात्र, छात्रगण, धेनु, धेनुए, आटा, आटे। तो एक सही नहीं है इसमें, कौन से वाला? ये वाला, आटा, आटे वाला। क्योंकि आटा क्या है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका आटा का जो बहुवचन है वो आटा ही रहता है, तो आटा का आटा ही बनता है, ये करता है। नेक्स्ट इनमें से एक वचन शब्द है, दर्शन, घर, नदी, लता। एक वचन शब्द है, कौन से वाला एक वचन शब्द? अब ये वाला नदी, नदी का क्या बनता है बहुवचन में? तो ये दीर्घ वाली हर्षव हो जाती है, जैसे कि ऊपर आया था, और यहाँ लग जाता है, नदियाँ।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहेगा? कथा, लता, सरसों या कुटी? दोनों वचन में एक जैसा रहेगा। कौन से वाला? ये वाला, सरसों। कथा का कथाएं बना देगा, ऊपर आया था क्वेश्चन। ऐसे लता का लताएं बना देंगे हम, लताएं, ये वाला। ऐसे इसका बना देंगे हम, कथा का कथाएं बना देंगे। ऐसे लता का लताएं बना देंगे हम, कुटी का भी ऐसे कर देंगे। तो इसमें ये हर्षव ये हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा कुटिया। ये वैसे को वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, नारी या गाय का बहुवचन में आएगी हमेशा। तो कौन से वाला? ये वाला, दर्शन। क्योंकि नारी का हम नारिया बना देते हैं, वैसे ही हर्षवी करके यहाँ लगा देंगे नारिया। लता का क्या हम क्या कर देते हैं? लताएं बना देते हैं, लताएं, चंद्र बिंदु लताएं। गाय का गाय बना देते हैं ऐसे। तो ये वाला है। इसके बाद यहाँ पर एक जोड़ा इसमें सही नहीं है। अब कौन से वाला है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखिया। तो कौन सा वाला है? ये वाला, सखिया। क्योंकि इसमें क्या है? दीर्घ युग हुई है, तो ये हर्षव होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, अनिश्चयवाचक संज्ञाओं का अपादान कारक में बहुवचन रूप बनेगा। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? तो जिसके बारे में पूरी पक्की जानकारी न हो कि कितनी संख्या हो सकती है, पूरी पक्के किस चीज़ के बारे में ना पता हो, तो उसे कहेंगे। तो इसमें कौन सा है? ये वाला, कि नहीं। नेक्स्ट है, भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होगा? तो भविष्य अगर बनाना हो बहुवचन में, तो इसके लिए देखें तो कौन सा बनेगा इसमें? ये वाला हो जाएगा, चंद्र बिंदु और अनुस्वार। अगला क्वेश्चन है, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। अब पति शब्द का अविभक्तक बहुवचन पतियों, पति, पतियों, पतिये, कौन से वाला होता है? यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका। तो पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होगा ये वाला, पति। इसके बाद है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, साधु, प्रत्येक या फिर घर का? एक वचन में होता है हमेशा। तो ये वाला है, प्रत्येक। क्योंकि नदी का हमने बताया था जैसे कि पहले, नदी का नदियाँ बना देते हैं हम, ऐसे ही साधु का साधुओं बना देते हैं हम, घर का घरों बना देते हैं, प्रत्येक तो वैसे ही रहेगा। इसके बाद है, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होगा? अब बहुवचन में लड़का, प्राण, चिड़िया, घोड़ी, कौन सा होता है हमेशा? तो ये वाला, प्राण। इसके अलावा आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सारे बहुवचन में है। नेक्स्ट है, खुंटी का बहुवचन होगा। अब खुंटी का जब हम बहुवचन में करेंगे तो क्या बनेगा इसका? ये वाला, ये छोटी हो जाएगी, इसमें खुंटिया बन जाएगा ये। नेक्स्ट है, चाकू का बहुवचन कौन सा होगा? चाकू का, तो चाकू का चाकू ही रहेगा। क्योंकि अकारांत आकारांत, इकारांत दीर्घ इकारांत, उकारांत दीर्घ उकारांत, तो इनका पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन वो एक जैसे ही रहता है। इसके बाद देखा, विकल्प में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आंसू, प्राण, प्रत्येक। तो किसका प्रयोग सदा एक वचन में होगा? इस वाले को होगा, प्रत्येक का। नेक्स्ट है, आजकल भारत की जनता भी अधिक से अधिक शिक्षित हो गई है। तो ये वाला जो है रेखांकित शब्द, ये क्या है? एक वचन में है, बहुवचन में है, द्विवचन में है, किस में भी नहीं है। तो किस में है? अब इसको जो माना गया है एक वचन में, तो समूह का बोध कराता है ये। और समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी। सेना आ जाती है, सेना, सेना। और क्या होगी इसमें? भीड़,
मेला हो गया, जहाँ पर मतलब वो जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होते हो। परिवार लगा लो आप, परिवार। इसके अलावा पुलिस होगी, पुलिस। तो समूह का बोध कराते हैं ये, और जो समूह का बोध कराएंगे वो क्या होंगे एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में आएगा। अब बहुवचन के रूप में आएगा, इसमें कौन से वाला है, ये वाला। वो वधु का बहुवचन कौन सा बनेगा, वधु का, ये वाला हो जाएगा, वधु, वधु। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बहुवचन है। अब बहुवचन है इनमें कौन से वाला बहुवचन, ये वाला, अभी हमने आपको बताया था। प्राण, नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, ओठ, पौधा, पुस्तक, लड़का। और इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो हमेशा बहुवचन में आएंगे, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश, अक्षत, समाचार, दाम, नित्र, ये वाले। आंसू बह गए, दर्शन क्या बनाए, जैसे मैंने उनके दर्शन किए। प्राण चले गए, बाल जड़ गए, लोग कहते हैं। हस्ताक्षर प्राप्त हुए, हमेशा मतलब होश में आया। अक्षत बिखर दिए, समाचार आए, दाम बढ़ गए, नेत्र चमक रहे हैं। तो ये जो है कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, ये वाले। और कुछ सदैव एक वचन में होंगे, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता। तो ये एक वचन वाले हैं। और ये हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग, ये सारे बहुवचन वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से एक अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है यहाँ पर। तो कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक आकरण पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदला जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बूढ़िया का बहुवचन में बूढ़िये रूप अशुद्ध है। तो कौन सा यहाँ पर एक अशुद्ध है। अब अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पर कौन से वाला है इसमें, तो ये वाला है। व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। नेक्स्ट है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक में रूप उससे, उनसे, उनके, उन्हें क्या बनेगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक में बहुवचन में रूप होगा, कौन से वाला होगा, ये वाला, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, उन्हें। इसके बाद है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। अब जैसे कि ऊपर आया था, हमने आपको याद भी हो चुका होगा, तो ये वाला प्राण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, रोटी के लिए हर कोई काम करता है। तो बहुवचन बनेगा इसका रोटी, रोटियों, रोटी। कौन सा बनेगा इसका, रोटी के लिए हर कोई काम करता है, बहुवचन बनाना है रोटी का, तो क्या हो जाएगा, रोटियां, रोटी, रोटियां। नेक्स्ट है, नदी के तट पर कई गांव बसते हैं। नदी का बहुवचन कौन सा बनेगा। अब कौन सा होगा इसका बहुवचन, नदी का, नदियां। नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बताइए। गौएं का कौन सा बनेगा एक वचन, कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, गौ, गौएं। इसके बाद नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताइए, कौन सा होगा यहाँ पर इसका बहुवचन। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका, गृह, गृह का क्या बनेगा, गृहणियां हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताइए। माता, माताश्री, माताएं, माताओं, कौन सा बनेगा इसके, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, माता, माताएं और माता। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताइए।
यू का बनाना है, तो यू का क्या बनेगा, युवजन, ये वाला। नेक्स्ट है दिए गए एक वचन का बहुवचन बताइए, कलम का कौन सा बनेगा, तो कलम का देखें तो कौन सा बनेगा, कलमे। नेक्स्ट है दिए गए बहुवचन का एक वचन बताइए, बहुवचन का एक वचन, क्षत्रिय का बनाना है, क्षत्रिय का, तो क्या बनेगा इसका, क्षत्रिय का, क्षत्रिय हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका भी बहुवचन में से एक वचन करना है, गलिया का बनाना है, कौन सा बनेगा इसका, तो इसका कौन सा बनेगा, गली हो जाएगा इसका भी, ये वाला। नेक्स्ट है एक वचन का बहुवचन बनाना है गली का, तो जैसे कि ऊपर था बस इसका सेम उल्टा हो जाएगा, ये गली का गलियां हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वचन का बहुवचन, ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी एक वचन का, तो कौन सा होगा इसमें, यह वाला हो जाएगा, कलम का कलम। तो एग्जाम में चाहे किसी तरीके से आए, दोनों तरीकों से हमें पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें क्या यहाँ पर इनको चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, प्रभाकर सेड अलास आई एम डोंट, प्रभाकर ने जो है विलाप करते हुए कहा कि वह बर्बाद हो गया था, तो कौन सा बनेगा इसमें, तो अलास है, तो क्या आ जाएगा, एक्सलेम्ड विद सोरो, ये आता है, तो प्रभाकर एक्सलेम्ड विद सोरो दैट ही वाज रूइंड। नेक्स्ट अगर हम देखें, द क्रिकेटर सेड हुर्रा द टीवीएस कप इज आवर्स, तो क्रिकेटर ने खुशी से कहा कि टीवीएस कप उनका था, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या है, हुर्रा है, खुशी है, तो एक्सलेम्ड विद जॉय का हम प्रयोग करेंगे, द क्रिकेटर सेड, द क्रिकेटर्स, इसमें आ जाएगा द क्रिकेटर्स एक्सलेम्ड विद जॉय दैट द टीवीएस कप वाज आवर का देयर्स। नेक्स्ट देखें तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वेल डन, तो मतलब शिक्षक ने छात्रों को क्या बधाई दी कि आपने अच्छा काम किया है, तो क्या बनेगा, द टीचर अपलोडेड द स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट ए फाइन प्लेस इज इट, तो उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कितना बढ़िया जगह है, तो क्या हो जाएगा, तो सी एक्सलेम्ड एडमिरिंग दैट इट वाज ए फाइन प्लेस। नेक्स्ट है माई वाइफ सेड हाउ डार्क द नाइट इज, मेरी पत्नी ने आश्चर्य से कहा कि रात कितनी अंधेरी है, तो क्या आएगा, माई वाइफ एक्सलेम्ड इन सरप्राइज हाउ डार्क द नाइट वाज इज वाज। नेक्स्ट है आई सेड टू हर गुड नाइट, मैंने उसे शुभ रात्रि कहा, गुड नाइट, तो क्या आ जाएगा, आई बेड हर गुड नाइट। नेक्स्ट है ही सेड टू विनोद सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, तो उसने विनोद से खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता, तो ही एप्लोग टू विनोद सेइंग दैट ही कुड नॉट हेल्प हिम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सी सेड व्हाट ए नाइस फिल्म इट इज, तो उसने क्या प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कितनी अच्छी फिल्म है, तो क्या बनेगा, सी एक्सलेम्ड एडमिंग दैट इट वाज ए नाइस फिल्म। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिवाकर सेड व्हाट ए ट्रेबल सॉन्ग, तो दिवाकर ने घृणा से कहा कि कितना भयानक गाना है, तो क्या आएगा, दिवाकर एक्सलेम्ड डिस्गस्ट दैट इट वाज ए ट्रेबल सॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पिंकू सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज इट, तो पिंकू ने प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कितना सुंदर दृश्य है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे क्या बनेगा, पिंकू एक्सलेम्ड एडमिरेटली दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल सीन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ही सेड आहा ही इज डेड, तो शोक व्यक्त हुआ है क्योंकि वह मर गया है, तो क्या होगा, ही एक्सलेम्ड विद ग्रीफ दैट ही वाज डेड, ये चेंज हो जाएगा बाद में, तो ही वाज डेड। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट ए फॉल, तो उसने विस्मय से कहा कि क्या गिरा है, क्या गिरावट है,
तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज व्हाट ए फॉल इट वाज। नेक्स्ट है प्रियंका सेड व्हाट एन आइडिया। तो प्रियंका ने आश्चर्य से कहा कि क्या विचार है। तो क्या होगा, प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज व्हाट एन आइडिया इट वाज। नेक्स्ट है धोनी सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो आईपीएल भी चल रहे हैं, तो धोनी सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, क्या बनेगा इसका। तो धोनी ने खुशी से कहा कि हमने मैच जीत लिया। तो क्या हो जाएगा, धोनी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। तो हैड हो जाएगा, ही हैड वॉन द मैच। धोनी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट they had won the match. नेक्स्ट है सी सेड हा हा आई एम हैप्पी। तो वह हंसी और खुशी से बोली कि वह खुश है। तो क्या होगा, सी एक्सक्लेम्ड विद लाफर एंड हैप्पीनेस दैट ही वाज हैप्पी। नेक्स्ट है अंशु सेड हाउ इंडस्ट्रियस यू आर। तो अंशु ने प्रशंसा करते हुए कहा कि तुमने कितनी मेहनत की है, या तुम कितने मेहनती हो। तो क्या आएगा, अंशु एक्सक्लेम्ड एडमिरली हाउ इंडस्ट्रियस ही वाज। नेक्स्ट है ही सेड हाउ स्वीट यू सिंग। तो उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि तुमने कितना मधुर गाया है, तुम कितना मधुर गाते हो। तो ही एक्सक्लेम्ड एडमिरली हाउ स्वीटली सी sang। सी संग हो जाएगा इसका फॉर्म SANG। नेक्स्ट है भोलू सेड व्हाट टाइप ऑफ वुमन सी इज। तो भोलू ने आश्चर्य से कहा कि वह किस प्रकार की महिला है। तो क्या हो जाएगा, भोलू एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज व्हाट टाइप ऑफ वुमन सी वाज। पंकज सेड अलास आई एम अनडम। तो क्या होगा इसमें, तो पंकज एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज अनडम। तो पंकज ने विलाप करते हुए कहा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। नेक्स्ट है दे सेड टू भावना हैप्पी बर्थडे। तो उन्होंने भावना को जन्मदिन की शुभकामना दी। तो क्या बोलेंगे, दे विश्ड भावना ए हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है मनोज सेड हाउ फुलिश आई एम। तो मनोज ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। तो क्या होगा, तो मनोज एक्सक्लेम्ड regretfully how foolish he was। नेक्स्ट देखें तो he said what a beautiful garden। उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि कितना सुंदर बगीचा है। तो क्या होगा, he exclaimed admiringly what a beautiful garden it was। she said happy Christmas। तो उसने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। तो क्या कहेंगे हम, she wished happy Christmas। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।